नमस्कार, फरकारा डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निधीश त्यागी और आज हम लोग बात करेंगे अजीत अंजुम, पत्रकारिता, मीडिया इंडस्ट्री और चुनाव आयोग के बारे में, जो बिहार में जिसको लेकर खासी खलबली मची हुई है, जिसको लेकर विवाद हैं, जिसको लेकर कई तरह की अलग-अलग बातें हो रही हैं। पर हम जो बात करने आए हैं वो ये है कि परसों अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज कर दी गई और उनसे ये उनकी रिपोर्टिंग के लिए, जहाँ पर वो दिखा रहे थे कि किस तरह से जो कागज़ों को अलग किया जा रहा है, उनमें कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं हैं। और फिर कल उन्होंने जो है वो दिखाया कि कैसे लोगों के हस्ताक्षर जो हैं वो बीएलओ खुद कर रहे हैं उन कागज़ों पे, जो कि उनको घर-घर जाकर इनकी तस्दीक करनी चाहिए थी। और अब वहाँ टाइम काफ़ी कम बचा है, करीब 8 करोड़ लोगों के सत्यापन होने हैं, तो ये व्यावहारिक शायद दिक्कत है सरकारी मशीनरी की, वो चुनाव आयोग की तय की हुई समय सीमा में उसको और कैसे पूरा कर सकते। तो ये एक उस पर उन्होंने रिपोर्टिंग की, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अव्वल तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चुनाव आयोग को खुद देखनी चाहिए थी, वहाँ की सरकार को देखनी चाहिए थी, वहाँ के डीएम को देखनी चाहिए थी और वहाँ जो स्थापित जो बड़े मीडिया घराने हैं, उनको देखनी चाहिए थी, क्योंकि वो ये पत्रकारिता तो यही होती है कि जहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाके उसको उसको देखो, उसको सवाल करो, उसकी तस्दीक करो और उसको एक एक तथ्य उनकी पुष्टि करते हुए आप उसकी रिपोर्टिंग करो। तो क्योंकि ये सब अब हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर पत्रकारिता लगभग एक एक बहुत क्षीण होती जा रही है और जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल वैकल्पिक मीडिया में हैं, वो डिजिटल में हैं। जो स्थापित मुख्य धारा का मीडिया है वो इनसे बच रहा है, वो इनको छिपा रहा है, वो इनको तोड़-मरोड़ रहा है। तो मेरे साथ बात करने के लिए हमारी राजेश द्विवेदी हैं, जो हमारी टीम के हैं, और नागेंद्र जी हैं, जो इस समय लखनऊ से जुड़ रहे हैं और वो बिहार में लंबे समय तक हिंदुस्तान में उन्होंने काम किया है और और इस बारे में मैं उनसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि और ये सब पुराने फर्मे के पत्रकार हैं जिनको हम लोग समझते थे कि ये पत्रकारिता होती है। तो नागेंद्र जी, पहले तो ये कि आपके क्या विचार हैं इसके बारे में कि ये जो हमारा आज हरकारा का सवाल ये है कि जो अ, उन पर एफआईआर के बजाय चुनाव आयोग को खुद अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए कि उनके नीचे, उनकी नाक के नीचे जो उल्टा-सीधा हो रहा है, बजाय उसको पकड़ने के, बजाय अपनी इस नीति को की समीक्षा करने के, उसका रिव्यू करने के कि इसको हम इस तरह से क्यों चला रहे हैं अगर ये करना है। क्योंकि खूब सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने लोगों को लगा रखा है इसके लिए और फिर भी आप ढंग का काम करते हुए नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। दरअसल दीदी जी, दिक्कत ये है कि पहले तो अपने व्यूअर्स को मैं नमस्कार करना चाहूंगा आपके साथ। दिक्कत ये है कि अब इस पर बात क्या की जाए कि चुनाव आयोग को या बिहार सरकार को या जहां से भी एफआईआर कराई गई है उनको एफआईआर करने के अलावा करने के बजाय अपना काम करना चाहिए था। अब तो ये बात बेमानी हो चुकी है। अब जब जब उनको आईना दिखाया जाएगा वो उनको अच्छा नहीं, आईना उन्हें उन्हें पसंद नहीं है एक्चुअली। एक समय था ना कि पॉलिटिशियंस और सिस्टम में, तंत्र में बैठे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मीडिया से दोस्ती करते थे या कहिए मीडिया से कनेक्ट बना के रखते थे और वहां से वो फीडबैक लेते थे और उस पर काम करते थे। हमने आपने सब लोगों ने ऐसे ऐसे अफसरों और ऐसे नेताओं को देखा है जिनके खिलाफ खबरें लिखी गई हैं, लेकिन दोस्ती कभी खराब नहीं होती थी। अब वो समय नहीं है। अब ये हम अतीत जीवी भी नहीं होना चाहते हैं कि हम अतीत में रहें। हम अतीत को लेकर मुक्त कभी नहीं होता हूँ। मेरा मानना है कि अतीत अपनी जगह पर था और हमेशा हमें आगे देखना चाहिए। चीजें बदलती हैं लेकिन अतीत के सबक तो लिए ही जाते हैं। तो हमने लंबा दौर ये देखा है कि जब मैं नाम लेके बात कर सकता हूँ नेताओं के, कोई जरूरत नहीं है हालांकि, कि ऐसे ऐसे बड़े पॉलिटिशियन जो आज की तारीख में बड़े नाम हैं और चर्चा में रहते हैं, उनके खिलाफ बहुत तीखी रिपोर्ट लिखी गई है और वो तलखी बातचीत में तलखी भी आई है। लेकिन वो रिश्ते कभी ऐसे नहीं हुए कि किसी ने किसी की नौकरी खा ली हो, किसी ने किसी की एफआईआर करा दी हो, किसी ने किसी के पीछे गुंडे लगा दिए गए हो। ये दौर नहीं होता था, लेकिन अब ये दौर बदला है।
धीरे धीरे चीजें बदली हैं और पिछले 10-12 सालों में तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ी हैं, बल्कि मैं कहूंगा पिछले 5 सालों में चीजें सबसे ज्यादा बिगड़ी हैं। पिछले 10-12 सालों में जो हुआ है वो तो उसकी परिणति पिछले 5 सालों से दिख रही है। 2019 के बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार ही बढ़ता गया है और ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। अजीत अंजुम जैसे कई लोग बिहार की जमीन पर जो काम कर रहे हैं, दरअसल वो एक ऐसा आईना था जिसको चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग को वेलकम करना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि चुनाव आयोग, जो पहले उनकी अलग ही होता था, कि निर्वाचन आयोग अपने कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को मैदान में उतारता और कहता कि हमको फीडबैक दीजिए कि जमीन पर क्या हो रहा है। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो 94 में जब टीएन शेषन पहली बार इमर्ज किए थे, तो मैं ये मानता हूं कि पहली बार हमने चुनाव आयोग का नाम जाना था। मीडिया में रहते हुए ठीक है, हम लोग जानते थे कि चुनाव आयोग क्या होता है, लेकिन निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग होता क्या है, ये पहली बार एहसास टीएन शेषन के टाइम में हुआ था। और टीएन शेषन के मामले में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उसी बिहार में जब 94 का इलेक्शन हुआ तो बहुत बड़ा इलाका था नीतीश की जहां पहली बार वोट पड़े थे और ये क्रेडिट टीएन शेषन को जाता था। मुझे वो दिन याद है जब टीएन शेषन की टीम के लोगों ने हम लोगों से बात की थी और भोजपुर के बारे में फीडबैक लिया था, और हम लोगों ने भोजपुर के बारे में जो फीडबैक दिया था उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया था। भोजपुर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक बात हुई थी, और मैं उस पोलिंग का गवाह रहा हूँ कि जिस दिन पोलिंग हो रही थी और उस इलाके में हम लोग गए थे, सहार और संदेश 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां सहार से राम नरेश राम पहली बार एमपी चुने गए और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब वोट कभी पड़ते ही नहीं थे। यानी कि जिस इलाके में हम गए वहां ज्वाला सिंह नाम का एक सामंत हुआ करता था, सारे वोट ज्वाला सिंह की कोठी में पड़ते थे, यानी सारे बूथ ज्वाला सिंह की कोठी में कन्वर्ट हो जाया करते थे और वहां वोट पड़ते थे। और वहां जब हम लोग घूम रहे थे तो हम लोगों ने लंबी लंबी लाइनें देखी बूथ पर। वो एक चेंज था, वो निर्वाचन आयोग था। उसके बाद भी कई चुनाव आयुक्त हुए जिन्होंने अपने होने का एहसास कराया, लेकिन आज की तारीख में ये तो मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि निर्वाचन आयोग तरह काम ही नहीं कर रहा है। निर्वाचन आयोग रह भी नहीं गया है, दरअसल वो ये सरकार की बॉडी हो गया है। और ये उसी दिन हो गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बावजूद आपने कानून बदल करके पूरा चेंज कर दिया और सीजेआई को उससे बाहर कर दिया। ये उसी दिन वो डिफंक्ट हो गया था जिस दिन सीजेआई की, जिस दिन मुख्य निर्वाचन आयोग नियुक्त प्रक्रिया बदल गई, जिस दिन उसमें 2 मतलब पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ लीडर एलओपी होने लगा, सिस्टम खत्म हो गया उसी दिन, वो तय हो गया था आज क्या हो रहा है। दूसरी बात, ये डिबेट भी है ना, अगर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं तो ये डिबेट भी साथ साथ चलनी चाहिए ना, कि एक है मुख्य निर्वाचन आयोग, साथ में जो अटैची आपने बनाया, जो आपने अगल बगल बैठाया, उनके क्या राइट्स हैं? क्या उनके राइट तो आप बराबर मानते हो, लेकिन वो पपेट है, वो पपेट जब चाहे एक आईएएस अफसर की तरह उनको उठा के यहाँ से वहां बैठा दिया जाता है। तो अब चुनाव आयोग वाकई किसी काम का नहीं रह गया है। वो दोनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, उसको हटाने का एक अलग व्यवस्था है, लेकिन इन दोनों को हटाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। वो सरकार के रहमो करम पर है। नतीजा ये हो रहा है कि आज बिहार के कंटेक्स्ट में देखेंगे आप तो सारे डीएम यानी कि रिटर्निंग अफसर हैं, ईआरओज हैं, सारे के सारे आंख बंद करके गर्दन झुका के काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, अगर आप, हमारे कई मित्र कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी की भी अपनी रीढ़ होती है, वो जमाना दूसरा था। पर आज की तारीख में जिनकी रीढ़ है वो कहाँ बैठे हुए हैं या आप देख सकते हैं। जिस बिहार में अजीत अंजुम पर एफआईआर हुई है, उसका सच ये है कि मैंने जिस दिन अजीत वहां गए थे उसी दिन मैंने किसी से कहा था कि इस बार एफआईआर जरूर होगी, अजीत पे एक नहीं 2-4 हो सकती है, क्योंकि पहली रिपोर्ट देते बाद तब वो टॉलरेबल नहीं हुआ। आप सोचिए कि उस बिहार में नीतीश कुमार ने आपने कोई स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, नीतीश एकदम डिफंक्ट हो चुके हैं।
क्या इसमें जुड़ी हुई कई चीजें मैं देख रहा हूँ ना। ऐसा क्यों होता है कि जब जब चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी होती है, उसके डिफेंस में बीजेपी के लोग क्यों आ जाते हैं? ये कोई 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 इस पर गौर करेगा नहीं। मतलब आप सोचिए, पॉलिटिकल पार्टी के डिफेंस में आ जाती है। और इसी इसी बिहार की प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने अपने फैसले कितनी बार बदले हैं। आज ही कल ही कोई लेख था जिसमें उसमें था, मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे, शायद वायर में किसी वो लेख था, मैं पूरा ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कि 8.5 परिवर्तन किए अपने अपने बनाए नियमों में। 8.5 कानून बदले हैं। अब 8.5 कानून में वो आधा कौन सा था वो मैं ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन इस तरीके की हर 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 स्टेप पे आप बदलना। मैं वहां के लोगों से लगातार बात कर रहा हूँ। जिस इलाके में अजीत पर एफआईआर हुई है, बेगूसराय, वो बेगूसराय उनका होम डिस्ट्रिक्ट भी है वैसे। तो अब एफआईआर क्यों हुई है? एफआईआर इसलिए हुई है कि उन्होंने एक ऐसे सेंटर पे जाकर के, जहां बल्क में लोग बैठे हुए के अपना काम कर रहे थे, वहां भी उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की है, अपना वीडियो बनाया था। सवाल ये, पत्रकार अपना काम ही तो करेगा। पत्रकार अपना काम कर रहा था, अपना काम करिए। उन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने किसी को हैक नहीं किया, उन्होंने किसी हैकलिंग नहीं, उन्होंने वो किसी के पीछे नहीं पड़े हुए थे। एक एसडीओ से मिलने गए, वो नहीं मिला, वो वापस चले आए। एक एसडीएम से मिलने गए, वो नहीं मिला, वापस चले आए। अजीत ने कहीं कोई कोई दादागिरी तो की नहीं वहां पर, अजीत का काम कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अजीत अंजुम जो काम कर रहे हैं, या राजीव रंजन जो काम कर रहे हैं, वो जमीन का ऐसा सच दिखा रहे हैं जिसमें 2-4 क्लिपिंग ही काफी है निर्वाचन आयोग की आंखें खोलने के लिए। और अगर वो चाहे तो अभी कल रात की जो अजीत की क्लिपिंग है, जिस पर अजीत ने एक और वीडियो भी बनाया है, जिसमें वो है कि सारे लोग एक एक बड़े हॉल में बैठे हुए हैं। सिर्फ वो वीडियो पर्याप्त है निर्वाचन आयोग के पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए। इस पूरी प्रक्रिया को वाइंड अप करने की, इस पूरी प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए, तत्काल बंद कर देना चाहिए। ये फैसला लेने के लिए वो अकेला वीडियो काफी है। नीतीश, राजेश, मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब अगर 2 या 3 वीडियो चुनाव आयोग गंभीरता से देखे, तो पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि उसे इस पूरी प्रक्रिया को तत्काल, ये वाला वीडियो, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, कि इमीडिएट रोक देना चाहिए कि अब हम नए सिरे, अब मैं पुरानी मतदाता सूची पे बात करूंगा, इस पे आगे देखा जाएगा। इसको कोई लॉजिक नहीं है सब करने का। मेरे ख्याल से तो जैसे कि पहले भी ऐसा कहा जा चुका, हालांकि सरकार ऐसा बहुत कम करती है, और एक बहुत अड़ियल तरीके से प्लायबिलिटी जिसको बोलते हैं कि अब हमारी सुविधा से सब कुछ चलो, चाहे वो प्रेस हो या नौकरशाही हो, तो उसमें ये उम्मीद करते हैं कि वो, पर इसमें लगता है कि इनकी इस बार भी कुछ तपस्या में उनकी कुछ कमी रह गई है, और इसको इसलिए उनको विड्रॉ करना चाहिए, ऐसा लगता है इसको देखकर। पर राजेश, ये जो रिपोर्टिंग है, ग्राउंड रिपोर्टिंग जिस तरह से, जो कि लगभग अब देखने को बहुत कम मिलती है, खासतौर पर बिहार में इतना कुछ हो रहा है, पर मतलब हम लोग तीनों लोग जो हैं वो मुख्य धारा के उसमें रहे हैं, और हमें हमें अच्छे से पता है कि इस तरह की चीजें जब भी होती है, चाहे चुनाव हो या बड़े लेवल पे जब कुछ होता है, तो कितना सीरियस लेवल पे लोगों को तैनात किया जाता है उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए, जमीन से चीजों को लाने के लिए। तो ये जो नए तरह के जो न्यूज रूम्स हैं जो इस समय के, क्योंकि अजीत खुद पहले एक चैनल के हेड रहे, कई चैनल के हेड रहे, और उसके बाद ये उन्होंने कोविड के समय शुरू किया था, जब वो उससे उन्होंने बातचीत शुरू की, और उसके बाद उन्होंने एक अपना एक वैकल्पिक मीडिया में एक सशक्त जो है एक चैनल खड़ा किया, जो कि आवाज है, और काफी सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, काफी सारे लोग उनको देखते हैं। तो ये दरअसल एक अजीत अंजुम इस बात की नुमाइंदगी भी करते हैं कि पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के बीच में जो एक नए जो समीकरण बन रहे हैं, उसमें आप पत्रकारिता को कैसे बचा सकते हैं, और उसको कैसे आगे बढ़ा भी सकते हैं, और उनके कारण बहुत सारे और लोगों ने भी इस तरह के विकल्प अपनाए, जो जिसमें जर्नलिज्म डिजिटल और सीधा लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये दरअसल जब उन पे कोई हमला करता है, एक तो खासी मुश्किलों के बीच में ये लोग काम करते हैं, और क्योंकि उनके पास उतने उस तरह से सारी सहूलियत नहीं होती कि एक्रेडिटेशन वगैरह भी हो, ये बाकी चीजें हो, और उसके बाद जब आप उनको तंग करते हैं
कि आप उनको काम करने नहीं देंगे, उनके खिलाफ एक तरह से ये तो दमन की कार्रवाई है कि एक आदमी आपका सच आपको बताना चाह रहा है और आप उस पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। राजेश? हाँ, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो सवाल है, आपका जो अपन सवाल रेज कर रहे हैं, ये हमने पिछले जो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ 2024 का, उसमें देखा कि डिजिटल जो माध्यम है, डिजिटल मीडिया जिसको बोलते हैं ये लोग, और सोशल मीडिया कहा जाता है आमतौर पर जिसको, उसका रोल हमने देखा पिछले इलेक्शन में। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया कितना संविधान को और वो जो संविधान से जुड़े तमाम मुद्दों को दिखा रहा था या शाया कर रहा था, पब्लिश कर रहा था, ये हम सब लोगों ने देखा है। और उसके बरक्स जो सोशल मीडिया है, वहां किस तरह की चीजें आ रही थी, वो भी हमने देखा है। तो इसका बहुत व्यापक असर रहा है पिछले इलेक्शन में। एक चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार चल रही है, उसने 2014 के इलेक्शन में मतलब बीजेपी ने जबरदस्त उसका इस्तेमाल किया, और उसके जरिए जो है उसने एक अपनी पूरे देश भर में एक परसेप्शन बनाने में कामयाबी हासिल की। और ऐसा ऐसा मतलब ये साबित भी हुआ है, चाहे वो फिर जो है उन्होंने, आपको याद करिए कि प्रशांत कुमार से लेके तमाम लोगों को जो जोड़ा, वो किस मकसद से जोड़ा और फिर उन्होंने किस तरह से उसका इस्तेमाल किया, वो एक बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो अंतर है ना, ये जो जिसको हम लोग भेदभाव बोलते हैं, अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने एक अच्छा विषय उठाया है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया, सो कॉल्ड, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो मुख्य धारा का मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, वो क्या लिख क्या रहा है। अब अजीत अंजुम की खबर का हम उदाहरण लेते हैं, ताजा एकदम। एक अखबार ने, अंग्रेजी के अखबार ने, मैं ये खबर पढ़ रहा था, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, उसमें क्या लिखा है, एन एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट जर्नलिस्ट टर्न यूट्यूबर अजीत अंजुम। जर्नलिस्ट टर्न यूट्यूबर, मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि अरे भाई, वो शख्स यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है उपलब्ध, मंच, उस मंच के जरिए पत्रकारिता कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पत्रकारिता कर रहा है, जो दुर्भाग्य से अब पत्रकारिता धीरे 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 क्षरण होता गया, तो अब बिल्कुल लगभग खत्म है। मतलब मगर पत्रकारिता किसको कहते हैं? वो यूट्यूबर जो जिसको आप लिख रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि पत्रकारिता ये है। भाई, अजीत अंजुम ने जो बिहार में जाकर के एसआईआर पे जो काम किया, कि ग्राउंड लेवल पे जो आपकी मशीनरी है, भाई इलेक्शन कमीशन के पास खुद की तो कोई अपनी मशीनरी है नहीं है। वो तो जो कार्यपालिका जो एक अंग है, जो उसको उपलब्ध है, एक संवैधानिक संस्था को जो एक मशीनरी दी हुई है संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, उस मशीनरी से वो काम करा रहा है। कौन? चुनाव आयोग। और वो मशीनरी चुनाव आयोग के निर्देशन में कैसा काम कर रही है, माने चलिए हम ये मरतबा ये मान लेते हैं कि चुनाव आयोग की जो मंशा है या जो उसकी नीयत है, बड़ी पाक साफ है। वो सही में मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना चाहता है, लेकिन अंततोगत्वा उसको ये शुद्धिकरण भी उसी मशीनरी से करवाना है, जो उसको जो है संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है कि भाई आप जो है इनसे ये काम करवाइए, लीजिए। अब अजीत अंजुम क्या कर रहे थे? वो यही तो आपको दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे? चुनाव आयोग को, कि आपका जो पाक इरादा है, चुनाव आयोग साहब, आपका जो पाक इरादा है, उस पाक इरादे को अमली जामा पहनाने में लोग इस ढंग से काम कर रहे हैं कि मतलब एक जगह जमा हो गए हैं और इस ढंग से, मतलब उसमें फोटो है कि नहीं है, दस्तखत है कि नहीं है, और जो आपने डॉक्यूमेंट दस्तावेज मांगे हैं वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं, वही सब चीजें तो दिखा रहे थे। अब लेकिन उस पर एफआईआर हो गई। तो वो फिर जो मैं जिस जिक्र कर रहा हूं कि ये जो यूट्यूबर बना दिया गया है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि
पत्रकारिता तो वहां हो नहीं रही। वहां तो जो हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं कि अब हालत देखिए। अजीत अंजुम पर जब एफआईआर हुई, शायद परसों हुई, शायद मेरे ख्याल में तो आज 17 तारीख है, तो 15-14 को हुई। और मैंने एक चीज गौर की, आपको बताऊं कि 14 तारीख के अखबार में बिहार से प्रकाशित, मतलब दैनिक भास्कर बड़ा अखबार है हिंदी का आज की डेट में, उसने जो है 14 तारीख को साहब बैनर लगाया है, आप पटना एडिशन खोल के देखिए, अवैध वसूली रिसीविंग नहीं, बीएलओ कंफ्यूज। माने अजीत अंजुम ने जो वीडियो अपना रिलीज किया पहला, उसमें इस बात पर जोर दिया, ये दिखाया कि भाई ये जो जो प्राप्ति मिलनी चाहिए, जो जो हम मतदाता हैं, हमारे पास आप बीएलओ साहब आए, उन्होंने हमको एक फॉर्म भरवाया हमसे, और फिर उन्होंने हमको एक मतलब रसीद दी कि हाँ भाई ये आप रसीद, ये आपके काम आएगी कि हम आपके पास आए थे। अब इस पे पूरी एक जबरदस्त बैनर स्टोरी छापी है दैनिक भास्कर में 14 तारीख। अब साहब 15 को मैंने देखा, 15 को दैनिक भास्कर ने फिर फ्रंट पेज पे स्टोरी दी है, जबरदस्त स्टोरी दी है कि खेतों में भरवा रहे फॉर्म, कहां भरवा रहे हैं? खेतों में, और निगम कर्मियों के फॉर्म अलग हैं, बीएलओ के अलग हैं, और इसमें तमाम चीजें हैं कि साहब वो पैसे लिए जा रहे हैं 20-20 रुपए, और फिर वो कचरे वाले फॉर्म दे रहे हैं, तमाम बड़ी व्यापक स्टोरी। लेकिन साहब मैंने फिर अब 16 का अखबार देखा, 16 जुलाई का, 17 जुलाई का, आज का देखा मैंने, एक लाइन नहीं है। मतलब उसको देख करके ये लग रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसको देख के लग रहा है कि सब चीज ठीक हो गई है, एकदम ढक्कन बंद हो गया। आप समझिए तो ये चीजें कितना असर करती हैं। अजीत अंजुम पे एफआईआर हुई और वो जो काम चल रहा था वो ढक्कन बंद हो गया। अब 12 जुलाई, इसमें से मैं एक चीज और ऐड करना, 12 जुलाई का अखबार में छपा है साहब, ये देखिए आप, 12 जुलाई के अखबार में छपा है, प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है कि 11 जुलाई को वो स्टोरीज, ये खबर जो है सबमिट की गई होगी, उसमें छपा है, भास्कर की खबर है ये, कि राज्य के, मतलब बिहार के 74.39% मतदाताओं ने गणना प्रपत्र, इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया। आप समझ रहे हैं? 74.39%, 75% लोगों ने फॉर्म भर के जमा कर दिया। अब यही तो अंजुम ने तो बाद में दिखाया इसको। अब आप सोचिए, ये जो सवाल है मियाद का, ये सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में जो 10 तारीख को सुनवाई हुई, उसमें के साहब, जब उन्होंने, जज साहब ने ये कहा कि आपको शुद्धिकरण करना है, बहुत अच्छी बात, करिए आप, 2003 में आपने इसके पहले एसआईआर किया था, अब आपको फिर से करना है, बहुत ही शानदार बात है, आप करिए। लेकिन जो टाइम है वो बहुत कम है, आपको बहुत पहले इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए था। 1 महीने में आप 8 करोड़ मतदाताओं की स्क्रूटनी कैसे कर लेंगे और उनसे दस्तावेज मंगवा लेंगे? और 8 करोड़ नहीं तो 2003 की वोटर लिस्ट के मुताबिक लगभग 3 करोड़, 2,93,00,000 वोटर की तो करना ही करना है आपको। माने जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उनके लिए तो आपको करना ही करना है। तो आप इतने कम समय में, इवन मतलब जज साहब ने ये तक टिप्पणी की, मैं नाम भूल रहा हूं, कि अगर आप मुझसे अभी मांगेंगे दस्तावेज तो मैं नहीं दे पाऊंगा। शायद जस्टिस धुलिया ने ये कहा, जस्टिस धुलिया ने ये कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा। दोनों जजेस देखा। तो अब क्या है कि ये जो, देखिए एक चीज और लगती है, 21 जुलाई तक चुनाव आयोग को अपना वहां पे जानकारी देनी है सुप्रीम कोर्ट में, और इसकी अगली तारीख सुनवाई की है 28 जुलाई। तो चुनाव आयोग या जो मशीनरी है वो इस बात पे, असल अजीत अंजुम की जो स्टोरीज हैं और जो जो आंकड़े बता रहे हैं कि 12 जुलाई के अखबार में छप रहा है कि 75% तो जमा हो गए साहब।
जमा हो गए। तो वो जो हॉल दिखाया है कि साहब इकट्ठे मतलब 150 लोग फॉर्म पे साइन कर रहे हैं, भर रहे हैं, आज जो वीडियो में दिखाया है वो बता रहा है कि मतलब ये जो जिस स्पीड से काम हुआ है वो कैसे हुआ होगा। तो वो जो इसमें 21 जो तारीख इसको जो जवाब देते हैं उसके पहले ही मतलब काम को पूरा करना की मंशा होगी कि भाई इसको निपटा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में चीजें बता दी जाए। जी। इसमें ये समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग को जो एक काम जो है जिसको कहते हैं कि फ्री और फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये उनका एकमात्र काम है। तो ये अजीत अंजुम की जो स्टोरीज हैं बताती हैं कि कितना स्वतंत्र है और कितना निष्पक्ष है ये पूरा मामला जो है। एक दूसरा ये कि हम किस तरफ खड़े हैं, मतलब ये जो एक तरफ आप देख सकते हैं सरकार किस तरफ है, सत्तारूढ़ पार्टी किस तरफ है, जो बड़े मीडिया घराने जो जिन्होंने सरकार के विज्ञापन पे चलते हैं, सरकार से सब्सिडी लेके चलते हैं, वो लोग किस तरफ हैं और जनता किस तरफ है। तो ये आपको बतौर दर्शक, बतौर नागरिक, बतौर मतदाता देखना है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, तो हर जगह जाएगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। आप सत्ता की ताकत और उसके इस तरह के उसको बोलते हैं कि अक्षम व्यवस्था की तरफ खड़े हैं, या फिर आप चाहते हैं कि लोगों को अपने अधिकार ठीक से प्रयोग करने का एक मौका मिले, जिसके कारण लोकतंत्र चलता है। नहीं तो ये लोकतंत्र ही नहीं चलता उस तरह से। तो ये दरअसल अजीत की जो स्टोरीज हैं ये बहुत सारी चीजों को उजागर कर रही हैं। वो सिर्फ चुनाव आयोग को भी नहीं कर रही, वो हमारी इस समय की व्यवस्था, इस समय का मीडिया, इस समय की जो एक सरकारी तौर तरीके हैं, और ये मान लेना कि लोग जो है वो उनकी नागरिकता उठा के और इस तरह के आप तलवार लटका सकते हैं उनके ऊपर। नागेंद्र जी, अब आप काफी समय रहे हैं बिहार में, तो ये जो हम लोग पहले भी इस बारे में बात करते रहे हैं, पर ये जो पूरी प्रक्रिया है इसकी सबसे बड़ी गाज किन लोगों पे गिरने वाली है, और इसका मतलब पॉलिटिक्स के बारे में तो बात नहीं करते अभी तो सिर्फ इस बारे में बात करते हैं लोगों को हम किस तरह से इसमें जोड़ घटाने, गुणा भाग करने का जो पूरा जो ये सत्यापन की जो प्रक्रिया है, ये सब इसकी तलवार सबसे ज्यादा किन लोगों पे लटकी हुई है बिहार में आपके हिसाब से? दरअसल देखिए, जिस तरह से काम हो रहा है ना, आप अगर हम लोग अपने अपने ही इलाके में देखें, अपने ही अखबारों की दुनिया को देखें, पिछले कुछ चीजों पर जब आप ध्यान डालेंगे तो जाएगा ये, जब जब टारगेट इस तरह के फिक्स किए जाते हैं, एनोमलीज होती हैं। जहां टारगेट का बोझ आया वहां टारगेट पूरा होता है, काम नहीं होता है। तो यहाँ जब टारगेट पूरा करने का लोड है ना, उसमें वो वही हो रहा है फॉर्जिफिकेशन। वो क्या करेगा? इसकी गाज गिरेगी किस पर? डीएम पे थोड़ी गिरेगी, ना डीएम पे गिरेगी ना एडीएम पे गिरेगी, बीएलओ मारा जाएगा। बीएलओ वहां पे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब हमारी तनख्वाह काट दी जाएगी, हमारी तनख्वाह रोक ली गई है, हमको ये एक भी नियम रिटर्न नहीं है, कुछ भी ऑर्डर उनको लिख के नहीं दिया गया है। आप ये देखिए कि उनको एसडीओ साहब और एसडीएम साहब या ईआरओ या रिटर्निंग अफसर, ये सारे के सारे रिपीटेडली क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमने 2 फॉर्म दिए हैं, सब कोई मना नहीं कर रहा है। अजीत अंजुम के वीडियो हो, चाहे राजीव रंजन के वीडियो हो, चाहे जो वीडियो हो, सब वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो 2 दिए हैं, वो रिसीविंग है। लेकिन जब उनकी बात को नीचे क्रॉस चेक करके उनको वापस बात की जा रही तो वो बात नहीं कर रहे हैं। यानी ये तय है कि अगर जो भी गाज गिरेगी वो नीचे वालों पे गिरेगी। वो जिस महिला को अजीत के वीडियो में ही जिस महिला को बात करते हुए दिखाया गया है, उस महिला की तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो बेचारी बीएलओ है और अपना काम कर रही है। लेकिन उसका चेहरा दिख गया तो शायद उस पर एक्शन हो जाएगा। उस महिला पे एक्शन नहीं होगा जो कोसी वाले अंचल में उस महिला पे अंचल नहीं पे कार्रवाई नहीं होगी, जो भाजपा की जिला अध्यक्ष है और वहां पे बीएलओ के बीच में बैठ के बाकायदा फॉर्म को चेक कर रही है, उस पर एक्शन नहीं होगा, उस पर कोई गाज नहीं गिरेगी। तो ये तो तय बात है ना भाई। ये देखिए, ये बहुत साफ है। मीडिया इसमें सबसे बड़ा जो मतलब खतरनाक जो रोल प्ले कर रहा है वो मीडिया कर रहा है।
मैंने 2 वीडियो देखे हैं, तो 2 वीडियो देखे हैं जिसमें कुछ चैनल के 1-2 लोग हैं, सब मित्र ही हैं, लोग कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुख्य धारा के मीडिया की दिक्कतें क्या हैं, चैनलों की दिक्कतें क्या हैं। शायद आपने भी देखा होगा, वो बता रहे हैं कि विज्ञापन से हाथ बन जाते हैं। मतलब आप बेशर्मी के साथ ये बात कह रहे हैं, मुझे मतलब कहना पड़ रहा है। हम सब अखबार में रहे हैं और हम सब पे मीडिया का, मार्केटिंग का, रेवेन्यू का प्रेशर रहा है और वो हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि वो एक काम है, वो रहेगा। लेकिन उसके रास्ते ये नहीं है ना कि आप बोर्ड ऑन कर जाएं। अभी राजेश जी भास्कर की बात कर रहे थे ना, बिहार में अकेला अखबार, मुझे कहना पड़ रहा है, अकेला अखबार भास्कर ही है जो कुछ खबरें दे रहा है और लगातार दे रहा है। ये भी सही है कि वो 4 दिन देता है, 2 दिन साइलेंट हो जाता है। मैं भास्कर में रह चुका हूँ, भास्कर की वर्किंग को भी मैं जानता हूँ, बाकी की वर्किंग को भी जानता हूँ। बाकी ने तो ये आंख मूंद ली है कि मूंदो आंख खत्म कुछ नहीं वाला स्टाइल पे काम कर रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। किसी भी अखबार में, मैं नाम नहीं लूंगा, भास्कर के अलावा किसी अखबार को देख लीजिए, हर अखबार में चुनाव आयोग की विज्ञप्ति छप रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कहीं नहीं। इसमें एक बात ये भी थी कि ये तो मशीनरी की बात है कि जो मशीनरी है और मीडिया है, पर मैं ये भी पूछा था कि जो गाज जो लोगों पे गिरने वाली, जिनके मताधिकार पर ही गाज तलवार लटकी हुई है, जिनके बाद में नागरिकता के जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनको विदेशी बताया जा रहा है। आज हमारे यहाँ एक अशोक झा ने एक पीस लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मतलब जो कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो सब सहारन अफ्रीका से भी लगभग खराब है, पर कैपिटा जीडीपी की तरफ जब देखते हैं तो उस राज्य में कितने विदेशी आके बसेंगे और रहेंगे। तो जो एक बुनियादी जो कॉमन सेंसिकल सवाल जो निकल के आते हैं, तो उसमें यह है कि ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, जिस तरह से की जा रही है, तो उसमें कितनी जगह पे, कितनी तरह से सरकार बिहार के नागरिकों और लोगों के साथ, उनके मताधिकार के साथ कितनी गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सवाल। दरअसल ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी के जो टेक्नोलॉजी है, ये आज की तो है नहीं, बहुत लंबे समय चली आ रही है। इस सरकार ने इसका बहुत तरीके से इस्तेमाल किया है। अब मुझे पता नहीं, कहना चाहिए बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर एक चीज, मेरे अंदर एक चोर बैठा हुआ है जो ये कहता है कि ये सारी एक्सरसाइज दिखावे की है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भाई ये किशनगंज की बात कर रहे हैं, पूर्णिया की बात कर रहे हैं, उस इलाके कोसी अंचल की बात कर रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। या तो कोई पैरेलल लिस्ट आप तैयार कर चुके हैं, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है या तो पैरेलल लिस्ट को तैयार कर चुके हैं, क्योंकि नीतीश जी, इस धरती की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो ये स्वीकार करे कि 1 महीने में ये काम संभव है। अगर आपके बताए, यानी निर्वाचन आयोग के बताए हुए डाटा को ही हम अगर आधार माने, तो 1 सेकंड में 150 फॉर्म अपलोड करने होंगे, 1 सेकंड में। ऐसा नहीं संभव है, संभव नहीं है ये। और दूसरी आपकी नीयत, आप 3 तरह के फॉर्म दिए। पहला फॉर्म आपने दिया, उसमें फोटो भी लगी थी, नाम भी लिखा हुआ था, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस अपने खाली डालना था। दोबारा आपने कुछ और दिया, तीसरी बार आपने प्लेन फॉर्म दे दिया और सिंगल फॉर्म दे दिया। इसकी गाज जो असली गिरने वाली है ना, वो मैं उस बिहार की कल्पना कर रहा हूँ जिस दिन ये, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये बीच में ही काम रुक ना गया तो, मैं उस बिहार की कल्पना कर रहा हूँ जिस दिन ये सूची सार्वजनिक होगी, उस दिन बिहार में क्या होगा। बिहार का मतदाता हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र का मतदाता नहीं है। बिहार का वोटर, बिहार का आम मानस हरियाणा और महाराष्ट्र और वेस्ट यूपी का नहीं है। वो जुझारू है, वहां पे भयानक स्थितियां पैदा होंगी। और मुझे लग रहा है जो सफर होने जा रहा है, और देखिए सफर तो इसमें अक्रॉस पार्टी लाइन होगा मामला ये, लेकिन वर्स्ट सफर होने जा रहा है वो, देखिए आप ऐसे भी देख लीजिए ना, फील्ड की हालत देख लीजिए। लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग सवर्ण बस्ती में जा रहे हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं जहां 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 धनी लोग हैं या जहां मानिंद लोग हैं, उनके हिसाब से। लेकिन कोई दलित बस्ती में नहीं जा रहा है, कोई ऐसी बस्ती में नहीं, कोई जो बस्तियां जहां बल्क में लोग वाकई जो वोट डालते हैं, जिसे कहते हैं झूम के वोट डालना, जो जिनका काम है, वहां कोई नहीं है। वहां पे एक किनारे लोग बैठा दिए गए हैं और वहां उन्हें लाइन लगानी पड़ रही है।
दलितों को, छोटी जाति के लोगों को, पिछले जाति के लोगों को, गरीबों को, उनके पास कोई नहीं, तो वो सफर होने जा रहे हैं। जी देखिए, बिहार का वोटर और जो गरीब वोटर होता है ना, वो अपने वोटर के लिए जान लगा देता है। सबसे ज्यादा लंबी लंबी लाइनें हमने बिहार में ही देखी है या पूर्वांचल में देखी है। पूर्वांचल को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि बिहार का ही पूरा मूड मिजाज वहां का है। तो जो सफरर तो इसमें गरीब होने जा रहा है, सफरर इसमें बिल्कुल ये साफ है, ये बिल्कुल पॉलिटिकली बात करने की जरूरत नहीं है, न कोई कारण है। जमीन पर दिख रहा है कि वो गरीब गुरबा इसमें सफर करेगा, जो लाइन लगा के वोट देता है, जो डिसाइसिव होता है। अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है तो कहीं मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो ये हमें आश्वस्त करे कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। अभी चुनाव आयोग ने परसों ये डेटा दिया ना, 35 या 45 लाख नाम तो कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोग अस्थायी रूप से बाहर हो चुके हैं, इतने लोग बाहर निवास करते हैं। मेरा एक सवाल है, इन 35 या 45 लाख लोगों का डेटा आपने कैसे निकाल लिया? अभी तो फॉर्म अपलोड ही हुए हैं भाई, अभी तो वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, अभी तो वो जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाने वो भी नहीं गए हैं 70% लोगों के। तो ये कैसे आपने असर्टन कर लिया कि 35 लाख लोग बाहर मतलब तो ड्रॉप हो ही जाएंगे? इनमें से 25% ऐसे हैं जो मर चुके हैं या 45% ऐसे हैं जो मर चुके हैं। उन मृत लोगों का, अस्थायी रूप से बिहार के बाहर बस गए लोगों का डेटा आपने कैसे निकाल लिया? इसका लॉजिक मैंने बहुत चैनलों पे देखा, मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया। तो ये साफ बता रहा है जी, जबकि बिहार में जो जन्म मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन है वो सब 2.5 या 3% है वहां पे। नहीं तो नहीं, मेरा एक सवाल यहाँ पर और है ना कि क्या ये मौतें लोकसभा चुनाव के बाद अभी जो जनवरी में जो लिस्ट जारी हुई है चुनाव आयोग की, उसके बाद हुई है? ये मौतें क्या जनवरी के बाद की हुई है? ये 35 लाख जो वोट डिलीट होने जा रहे हैं, ये एनोमली मतलब यानी कि वो लिस्ट फॉल्स थी आपकी। और अगर वो लिस्ट फॉल्स थी आपकी तो 2024 का चुनाव भी फार्स है, उस चुनाव को भी रद्द कर देना चाहिए। वो तो गलत चुनाव हो गया, गलत सूची पर हो गया है। तो आप हर चुनाव आयोग की जितनी सफाई आ रही है, हर सफाई उसे एक नए गड्ढे में ढकेल रही है। आप याद कीजिए कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, ब्रीफिंग होती थी। आज की तारीख में बिहार में क्या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? चुनाव आयोग ने नहीं की है। होना क्या चाहिए था, बिहार में सारे दलों को बुला करके कम से कम 3-4 बार तो वो ब्रीफ कर सकते थे। बिल्कुल नहीं हो रहा है। मीडिया से आप बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वो कर रहे हैं कि जो मैंने तय किया वो हम करेंगे, किन प्रकार करेंगे। ये ऐसे वीडियो, ऐसे ऑडियो सुनने में साफ सुनाई पड़ रहे हैं कि जो करना हो करो, तुम्हारे यहाँ नेट नहीं है कहीं और जाके करो, लेकिन मुझे सुबह तक इतने फॉर्म अपलोड करके दो। कहां से कर लेगा? तो ये साफ है। जो समृद्ध वर्ग है वो अपनी उसकी पहुंच है और वहां तक बीलो भी जा रहा है, लेकिन जो विपन्न वर्ग है वहां न उसकी पहुंच है न वहां जा रहा है। तो सर्वाधिक शिकार वो होने जा रहा है जो चिंता वहां पे आरजेडी की है या वो की है। मुझे चिंता इस बात की है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो काम नायडू ने किया है, भाई यहाँ पे नायडू के स्टेटमेंट को गौर करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी आपत्तियां जो दर्ज की बहुत जेन्युइन तरीके से, ये काम रवि जुबान से ही सही उपेंद्र कुशवाहा से भी करते हैं, चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं और नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। एक सही बात है, नीतीश कुमार के पास बहुत जो आपका जो मूल सवाल है वो यही है कि सफर को गरीब होने जा रहा है, और जब गरीब सफर होगा तो नतीजे क्या होंगे? इस चुनाव पर मुझे नहीं लगता है कि चुनाव अगर इस लिस्ट पर होते हैं तो इसकी सियासती कहीं से भी सवाल उठे नहीं होंगे। और वहाँ बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है, अल्पसंख्यकों की, इसमें हम लोग तो ठीक है कि जो विपन्न कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पे जो कमजोर हैं या जो जाति व्यवस्था में नीचे हैं, उनके बारे में तो आपने बताया।
पर इतना बड़ा जो वहाँ पे प्रतिशत है मतदाताओं का, नागरिकों का जो मुस्लिम है, उनके बारे में क्या लग रहा है? सबसे बड़ा टारगेट तो देखिए, सबसे बड़ा टारगेट तो यहाँ पे जीवन के हर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन सब इस पूरी सत्ता का, पूरे सिस्टम का दुर्भाग्य ये है कि हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग के खाते में ये बात डालनी पड़ रही है। इसका मतलब है चुनाव आयोग तो जाहिर सी बात, चुनाव आयोग सत्ता का हिस्सा बन चुका है। तो यूपी से लेकर बिहार तक चारों ओर टारगेट पे तो मुसलमान ही है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे कोसी बेल्ट का सीमांचल का चुनाव, निशाने पर वो मुसलमान है। इन टर्मिनोलॉजी में हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन अब समय ये आ गया है कि हम सीधे सीधे अल्पसंख्यक वर्ड न यूज कर मुसलमान शब्द यूज करें। मैं बराबर ही कहता हूँ कि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी भाषा में भी मुझे भी अल्पसंख्यक वर्ड शब्द नहीं रह गया, मुसलमान ही है। कि चाहे वो नाम लिखना हो, चाहे बोर्ड लगाना हो, चाहे कावड़ियों के मार्ग पे की सेंसिटी या सैनिटी की बात करनी हो, तो वहां निशाने पे। अब ये हिडन रह ही नहीं गया है कि उनके निशाने पर कौन है। लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर यथार्थ के धरातल पर, ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर करना होगा, तो आप सीमांचल के मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही एनआरसी के मारे हुए हैं, उन्हें पहले ही वो डरे हुए हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। अब अगर आपने लिस्ट बना ली हो तो अलग बात है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि आप इस तरह से उस इलाके में कर पाएंगे, क्योंकि वहां की लिस्ट वो, क्योंकि उनको अंदेशा रहा है, उनको अंदेशा पहले असम को देख रहे हैं ना, असम में जो हुआ है वो देख रहे हैं, उत्तराखंड में जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं, तो वो अलर्ट हैं, वो तैयार हैं इसके लिए। और उस इलाके में आप बहुत ज्यादा सुनाई भी नहीं पड़ रहा होगा आपको कि कल मैंने देखा था किशनगंज की रिपोर्ट में देख रहा था कि किशनगंज में लोग सब यही कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास आए थे और हमने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट किसी के पास नहीं। एक्नॉलेजमेंट किसी के पास न होना सबसे बड़ा लूप होल है दिनेश जी, जो बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा। और आप देखिए कि समय होगा नहीं, और चैलेंज आप कहाँ करेंगे, चैलेंज कब करेंगे, चैलेंज कौन सुनेगा? क्या आपको लगता है वोटर लिस्ट जारी हो जाने के बाद कोई सुनवाई होगी और उसका टाइम भी होगा? क्या ये चुनाव आगे बढ़ा देंगे? ऐसा तो नहीं होने जा रहा है ना। और यही कारण है कि ये लोग कोर्ट में भी नहीं जाना चाह रहे थे। कोर्ट में अगर इससे कहीं समय, मतलब टाइम खींच लिया, तो चुनाव निकल जाएगा, तब भी फैसला नहीं होगा, तो फंस जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल तय बात है कि निर्वाचन आयोग की मंशा बहुत बिल्कुल साफ है। निर्वाचन आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है और उसी की तरफ बिहेव कर रहा है, उसका पूरा सिस्टम कन्वर्ट हो चुका है उसमें। इसलिए अजीत अंजुम जैसे, अभी शायद कई और अजीत अंजुम पे भी हो सकता है कि, अब हालांकि मुझे नहीं लगता है कि एफआईआर होंगे, लेकिन अगर 5-6 एफआईआर और हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये सत्ता सिर्फ दबाने और डराने पे यकीन करती है। आप कहीं भी देख लीजिए, यूपी में देखिए ना, ये बड़ी शांति है। यूपी में क्यों शांति है? इसलिए शांति है ना कि कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। बिहार के अखबारों में क्यों शांति है? इसलिए कि रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है। रिपोर्ट नहीं करो, सब काम करना। तो बात वही है, राजेश जोशी की कविता 25 साल पहले की कविता बार बार याद आ जाती है, जो हत्यारे नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो वही है ना कि जो ईमानदार होंगे, जो आईना दिखाएंगे, जमीन पे काम करेंगे, जो पत्रकारिता करेंगे। मैंने अजीत से कहा, मैंने कहा पत्रकारिता मत करो, कुछ और करो भाई, है ना। पत्रकारिता क्यों कर रहे हो? आप लोग यहाँ पर है, पत्रकारिता करो, दिक्कत होगी। तो जो पत्रकारिता नहीं करेंगे वो ठीक रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो सबसे इसमें जो निकल कर आया है, और ये बिहार का ये जो पूरी प्रक्रिया, और जिस घटना के जरिए जो हम बात कर सकते हैं, वो ये कि अगर हम एक सूची बनाए बतौर भारतीय कि क्या क्या खतरे में है, तो लोगों के मताधिकार खतरे में है, उनकी नागरिकता खतरे में जा सकती है, हमारी सरकारी मशीनरी जो है वो भी एक तरह कंप्रोमाइज और दबाव में काम कर रही है, तो वो अपने आप में एक खतरे में है। बिहार का जो है वो, बाकी वहाँ का मीडिया जिस तरह से है, तो वहाँ का सच खतरे में। तो अगर हम ये देखने लगेंगे तो किसी एक पार्टी को या एक व्यक्ति को खतरे से बचाने के लिए कितनी सारी चीजों को हम खतरे में डाल रहे हैं।
और वो जिसके बारे में मेरे ख्याल से सब लोगों को सोचना चाहिए और अपनी स्थिति भी सोच लीजिए कि आप किस तरफ खड़े हैं। आप उस तरफ खड़े हैं जहाँ पे ये सब जनता के साथ किया जा रहा है, और दूसरा कि या उस तरफ जहाँ पर ये सत्ता है और वो अपने तंत्र का, अपनी ताकत का, अपने दमन का इस्तेमाल जनता और जनता के सच के खिलाफ कर रही है। राजेश, आप कुछ कह रहे थे?